वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रिज्म है। हम लोग आज प्रिज्म पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्रिज्म है क्या, बोलते किसे हैं? तो प्रिज्म ध्यान रखिएगा, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम होता है जिसमें हम लोग एटलीस्ट टू जो प्लेन सरफेस हैं वो एक दूसरे के साथ एक फिक्स एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। आप लोगों ने रेगुलर प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप का देखा भी होगा लैब वगैरह में, या प्रैक्टिकल भी किया हो। ये हमारे ध्यान रखिएगा टू इंक्लाइंड सरफेस हैं जो एक फिक्स एंगल के साथ इंक्लाइंड किए हुए हैं एक दूसरे से। ये जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ प्रिज्म भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा बोला जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। जब कभी न्यूमेरिकल सेक्शन में कुछ दिया होगा एंगल, तो समझ लेना वो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया होगा, ए दिया होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। और ये दोनों जो सरफेस है ए बी और ए सी, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बात अभी तो डेफिनेशन पर आ गई है वापस फिर से। मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं कि प्रिज्म है क्या। अगर मान लीजिए 1 मार्क्स में आपसे पूछ ही दिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रिज्म, तो लिखिए अ प्रिज्म इज transparent homogeneous medium made of two inclined planes with a definite angle to each other, like angle A in the diagram। जो हम लोग डायग्राम बनाए हैं उसका जो एंगल A है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ये तो प्रिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ। हमें रिफ्रैक्शन फॉर्मूला प्रिज्म का सीखना और समझना है। इसको नोट करो जरा। अच्छा देखिए, हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, या प्रिज्म के अक्रॉस रिफ्रैक्शन कैसे होगा, और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी ऑब्टेन करेंगे प्रिज्म का। ये तो प्रिज्म हमने आपके सामने शो किया है। एक लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है वो पीक्यू है, इस ए बी सरफेस पर आ रही है। यहां एक नॉर्मल डाल दिया हम लोगों ने, ये डॉट डॉट, ये नॉर्मल है उस सरफेस पर। चूंकि ये रेयर मीडियम से आ रही है एयर से और अब डेंसर में जा रही है, तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इसलिए कुछ बेस के पैरेलल हो जाती है। प्रिज्म में ऐसा होता है। फिर जब ये अगले स्टेप पे जाएगी तो डेंसर टू रेयर। अब यहां ये नॉर्मल डाला मैंने, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बेंड्स टुवर्ड द बेस। ये रिफ्रैक्शन हुआ प्रिज्म के अक्रॉस। अब अगर ये PQ को आगे प्रोड्यूस करा दूं, RS को बैक साइड प्रोड्यूस करा दूं, तो कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं, बताओ भाई। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ध्यान देने वाली बात ये है, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। और डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। इस पॉइंट का नाम मैंने D लिख दिया है। ये जहां दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको मैंने E लिख दिया। डायग्राम पे मेन फोकस करिए, बात बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। अब सुनिए जरा, एंगल ये I होगा कि नहीं होगा, बताओ। इंसिडेंट और नॉर्मल के बिटवीन I एंगल हो गया। अब जरा ध्यान देना, जो नॉर्मल और इमर्जेंट के बाहर होगा उसको हम लोग I डैश का नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? ये I डैश हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बिटवीन का जो एंगल होता है उसको आप क्या कहते हो? R बोलते हो कि नहीं बोलते, बताओ। इसी तरह अगर इधर की सिचुएशन में I डैश बोला तो इसको हम लोग क्या लेट कर लें? R डैश लेट कर लें। अच्छा एक बात समझना जरा थोड़ा सा, ये पूरा I है ना, देखो बैक करो तो इस पे जरा फोकस करिए। ये I है तो इसका वर्टिकल अपोजिट अंदर ये फुल वाला I होगा कि नहीं होगा? उसमें से R हटा दो तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट को क्या कहोगे आप, बताओ? I माइनस R कहोगे। इस तरफ रिमेनिंग को क्या कहोगे? I डैश माइनस R डैश। ये चीज थोड़ा आराम से आप देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा दूं। ये इतना पूरा आई है देखो वर्टिकल अपोजिट के हिसाब से,
उसमें से r हटा दिया तो क्या बचा, i माइनस r। इस तरफ वो i डैश था पूरा वर्टिकल अपोजिट, तो r डैश हटा दो तो i डैश माइनस r डैश हो जाएगा। ये तो आप डायग्राम में इतना समझ लीजिए पहले तो। अब हम लोग बढ़ेंगे फॉर्मूला डेवलपमेंट की तरफ। इसके लिए हम एक ट्रायंगल यूज करने वाले हैं। जरा मैं नाम लिखता हूं, देखो जरा आप लोग इस डायग्राम पे फोकस रखिएगा। इन ट्रायंगल ये पॉइंट Q है, ये D है और ये हमारा R है। इसको R पॉइंट नाम दिया। देखो ये पॉइंट्स का नाम सुनना, इसको मैंने क्या नाम दिया है, Q, ये R है और ये D है। हम इसी ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं। इन ट्रायंगल QDR, क्या आपको दिख रहा है ट्रायंगल? इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल वाला। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, जो उस दिन यूज किया था। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर्स। बोलो भाई। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये इस वाले में एक्सटीरियर कहोगे तो डेल्टा आएगी नहीं बाहर, वो अंदर बेस एंगल्स के सम के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम लोग इस हिसाब से डेल्टा को अगर बनाएं तो डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। इसमें से आई वाले एक साथ लिख दो, तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो आप? बताओ, मेरी बात बताओ। पहला स्टेप बताओ, ये समझ में आया मैटर आपको कि नहीं आया है? अब हम आगे थोड़ा और डिस्कशन करने वाले हैं। एक होता है ग्राफ, वो बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बिटवीन। ये एक प्रैक्टिकल है। ऐसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, व्हाइट पेपर लीजिए, प्रिज्म लीजिए और ऐसे बनाइए बार बार। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे, ध्यान रखिएगा, हम लोग जैसे ज्यादातर जब प्रैक्टिकल करते हैं 30 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। कहां से करते हैं? इस प्रैक्टिकल को आप कर सकते हो अपने आप से, आप घर में एक्टिविटी की तरह। एक प्रिज्म ले लीजिएगा मार्केट से रेगुलर, एक व्हाइट पेपर शीट ले लीजिए, प्रिज्म के रखिए और आउटलाइन बना लीजिए, जिससे कि कभी प्रिज्म हिल जाए तो वापस सही जगह पे रख सको। फिर वो जो पतली वाली पिन आती है ना, लंबी सी, जो ऐसे पिन पेपर में लगाते हो, वो एक साइड ऐसे देखो, ये प्रिज्म जैसे रख दिया, ध्यान देना आउटलाइन है ये उसकी, और एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाते हुए एक लाइन अपने आप खींच लीजिए, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोल देंगे? ये एक्टिविटी की तरह आप कर सकते हो प्रैक्टिकली भी। और फिर यहां पर पिन ऐसे खोज दीजिए एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और फिर दूसरे साइड प्रिज्म के आप देखिए, ये वाली आपको पिन उस तरफ दिखेंगी, जहां दिख रही हो वहां पर अपनी तरफ से पिन खोजते चले जाइए कि वो पिन जो इधर से दिख रहे हैं वो ढक जाए, मतलब फिर वो दिखे ना, उस तरफ वाले पिन में वो कवर हो जाए। तो पिन के जहां पर निशान बने होंगे, पिन उखाड़ करके स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लीजिए। इस लाइन को पीछे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा और इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, तो ये डायग्राम पे पहुंच जाएंगे आपके नहीं, जो मैंने भी डायग्राम बनाया है। इसकी हेल्प से ये एंगल मेजर करना, आप जो डेल्टा निकाला है, ये कम से कम 5 टाइम आप इसको 5 डायग्राम बनाने आपको। तो पहली बार जैसे 30 डिग्री लिया मैंने, आई सपोज करो, तो डेल्टा कुछ निकला होगा, डेल्टा 1। फिर हमने 35 डिग्री लिया, ये अपने आप लेना, आपको आई की वैल्यू अपने हिसाब से चूज करनी। तो मैंने 30 से स्टार्ट किया, सपोज करो 30, 35, 40, 45, 50, ऐसे कुछ एंगल्स लेते चले गए और डेल्टा की वैल्यू मेजर करते गए बार बार डायग्राम बना बना के। फिर इनके वर्सेस जब ये ग्राफ बनाया जाता है, ध्यान रखिए, तो ग्राफ का कुछ नेचर ऐसा आता है, यानी कहने का मतलब जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती है तो पहले ही एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। प्रैक्टिकली ऐसा चेक होता है। अप्रोक्सीमेटली 48.5 डिग्री पर, कितने पर? 48.5 डिग्री जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो डेल्टा की सबसे लीस्ट वैल्यू मिलती है। इसके ऊपर जैसे 50 डिग्री लोगे आप, 55 लोगे, फिर डेल्टा की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इन तमाम वैल्यूज के साथ एक ग्राफ बनाया गया, इसको हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बिटवीन कर्व, या इसको कर्व ऑफ डेविएशन कह सकते हो आप। तो इस जगह पर जो डेल्टा की वैल्यू होती है, इसको डेल्टा एम बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या बोलते हैं? इसलिए मिनिमम से यहां पर सफिक्स हमने एम यूज किया हुआ है।
और ये पर्टिकुलर फिक्स एंगल के लिए है, ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम एंगल पे आएगा। अप्रोक्सीमेटली 48.5 डिग्री पर ऐसा मिलता है। इसको हम घर में प्रैक्टिकली करके ग्राफ बना भी, ये ग्राफ बनाना ही एम हुआ करता है इस प्रैक्टिकल का, अगर आपके कोर्स में होगा तो शायद कराया भी गया होगा। इस ग्राफ की स्टडी के बाद हमने एक चीज जज की, ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट लिख रहा हूं इस ग्राफ का। इस ग्राफ का रिजल्ट मैं एक लिख रहा हूं जो तुम्हें याद करना है। एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ध्यान रखिएगा, आई की वैल्यू आई डैश के इक्वल होगी, यानी जो इंसिडेंस एंगल होगा उसी की वैल्यू इमर्जेंट एंगल के इक्वल होती है, और आर की वैल्यू आर डैश होती है। ये इसके रिजल्ट है जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अब चलिए वापस हम इस डायग्राम से फिर स्टडी उठाते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप का, अब ये तो हमने बना लिया कि क्वेश्चन। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्यू ई और आर यूज कर रहा हूं। अब देखना, इन ट्रायंगल क्यू ई आर, क्या आपको दिख रहा है? क्यू ई आर में देखो जरा, आर प्लस आर डैश, देखो प्लस ई इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा या नहीं होगा बताओ? ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180। एक और काम करते हैं, देखो क्यू डी और आर में आई माइनस आर, इसकी क्या जरूरत नहीं। अब एक काम करो, ई और ए ये कहलाते हैं पॉइंट्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये जो एंगल ई है ध्यान रखिएगा और एंगल ए है, ये कहलाते हैं एंगल्स ऑन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर बात करें, ध्यान रखिएगा, एंगल ए एंड एंगल ई आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जरा कंपेयर करके देखें आप। ई तो दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। 180 तो कैंसिल हो जाएगा जब इक्वेट करा रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल, यानी कंपेयर 3 और 2 को कर रहा हूं मैं, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है देखो वो किसके इक्वल आ रही, देखो आर प्लस आर डैश। ये हमारा एक रिलेशन डेवलप हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ए की वैल्यू आर प्लस आर डैश बन चुकी है। अब इक्वेशन 1 को मैं दोबारा से यूज करने वाला हूं और मिनिमम डेविएशन के लिए यूज करने वाला हूं। किसके लिए? जब मिनिमम डेविएशन वर्ड यूज करोगे तो डेल्टा को डेल्टा एम लिखना पड़ेगा मुझे। आई को आई डैश के इक्वल यानी 2i बनेगा, और आर प्लस आर डैश की वैल्यू अभी निकाली हमने कितनी? ए, वो यहां पुट कर दीजिए। तो देखिए फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, देखिए मिनिमम डेविएशन के लिए ध्यान रखना, डेल्टा की जगह पर हम लोग डेल्टा एम यूज करेंगे। आई बन जाएगा आई डैश के इक्वल और आर बन जाता है आर डैश के इक्वल। तो अब चलो इक्वेशन 1 क्या बनने वाली है। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 उठा रहा हूं मैं। इक्वेशन 1 में इस तरफ डेल्टा था तो डेल्टा ना लेकर के हमने क्या यूज किया? डेल्टा एम। आई प्लस आई डैश लिखा था तो उसको आई प्लस आई करके 2i लिख सकते हो। माइनस आर प्लस आर डैश था इक्वेशन 1 में, उसको हम लोग ए लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ? क्योंकि अभी प्रूफ किया ए की वैल्यू क्या है? आर प्लस आर डैश है। इस ए को उस तरफ ले जाओ तो 2i इज इक्वल टू जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा एम प्लस ए। तो आई की वैल्यू क्या बन के आई देखो, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। आई निकल चुका है मेरा। ये मुझे आर की वैल्यू भी चाहिए तो वो यूज कर लेंगे इक्वेशन 4 से। आर और आर डैश इक्वल है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2r इज इक्वल टू ए लिख सकते हो। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन
4। जो A है वो R प्लस R डैश था, और R डैश मिनिमम डेविएशन के लिए किसके इक्वल होता है? R के ही, तो इसको भी R लिख दिया, तो ये टोटल मिलके कितना बन गया? 2R। 2R इज इक्वल टू A, तो R इज इक्वल टू क्या बन गया? A बाई 2। देखो I और R दोनों की वैल्यू निकल आई है। अब हम यूज करेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ यूज करें, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता क्या? अच्छा, किसी को लर्न है? तो देखो n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अब I की वैल्यू रख लो और R की वैल्यू रख दो। I की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी जस्ट? डेल्टा m प्लस ए बाई 2। I की वैल्यू क्या निकाली थी? तो ये रख दो यहां पर, डेल्टा m प्लस ए बाई 2, और साइन R की वैल्यू क्या थी? a बाई 2। ये जो फॉर्मूला बन के आया है इसको बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अक्रॉस द प्रिज्म, प्रिज्म के लिए। लेकिन अगर थिन प्रिज्म हो, यहीं पर थोड़ा और मॉडिफिकेशन हो रहा है। देखो, फॉर थिन प्रिज्म, इसमें स्पेसिफिकेशन हो गया। देखो, अगर प्रिज्म को हमने थिन लेट कर लिया तो एंगल्स स्मॉल होंगे, और स्मॉल एंगल के साइन थीटा क्या होता है? थीटा। फॉर स्मॉल एंगल, देखो ध्यान देना, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा बिकम्स थीटा। तो ये जो साइन है यहां पर दोनों लीव हो जाएंगे। तो अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस ए बाई 2 अपान में a बाई 2। 2 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो एन ए इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस a उस तरफ ले जाओ, तो डेल्टा m इज इक्वल टू एन ए माइनस ए। इसमें से a कॉमन ले लो, तो n माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई a। ये थिन प्रिज्म के लिए यूज किया जाएगा फॉर्मूला, नोट कर लो इसको।